वेरी गुड। ये किससे समराइज किया है? विनी, वेरी गुड। प्रवीण, वेरी गुड। कौन है? वेशु, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भावना, Pranabesh, I hope I'm not pronouncing your name well. Very nicely done, बहुत बढ़िया। शुभम, शुभम पूरा कर ले भैया, समराइज कर ले, टाइम पास करिए। भरद्वाज, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो तुमको मेरी तरफ से अच्छा बच्चा अवार्ड दिया जाता है, ओके। और ये अच्छा बच्चा अवार्ड तुम्हारे को होम डिलीवर होगा, सो इंतजार करो। ऑलराइट, सो प्रभात, वेरी गुड। युवराज, बहुत ही बढ़िया। ईसा, बहुत ही बढ़िया। एवरीवन इज क्लियर? तो आज की लास्ट सेशन ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, आई होप सब लोगों ने रिवाइज कर लिया है और तुम सबके नोट्स बन चुके हैं। ऑलराइट, सो हमारी क्लासेस के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून। यस, नियम इज प्लीज वॉच द प्रीवियस क्लास वीडियोस एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच, ओके। सो प्लीज वॉच द प्रीवियस क्लास वीडियोस एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच। और अगर आपने ये नहीं किया तो कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे पढ़ाई करने का, बाकी सब लोग सिर्फ टाइम पास ही करने बैठे। स्पेशली वी आर जॉइनिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्स, पिछले बार के सारे वीडियोस देखकर आइए, उनके नोट्स बना के आइए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। रीड एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 to 12। सर कौन पढ़े सर, इतना पढ़ाई कौन करता है सर? आगे हम तो एमए टाइम पास करेंगे। नहीं बेटा, 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, कंटिन्यू रीडिंग। लक्ष्मीकांत, ऑल्सो रीड द न्यूज़पेपर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस एवरी डे, ये बहुत ही जरूरी है। ये कौन है इतना अच्छा समराइज किया हुआ है? जानवी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो देयर विल बी रेगुलर डाउट सेशन, जो कि आज की क्लास भी हो सकती है। सो अगर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन हम लोग एक डाउट सेशन भी रख सकते हैं। मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। एनी डिस्टर्बिंग, फाउल, पर्सनल और पॉलिटिकल कमेंट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। सो प्लीज इंश्योर कि यहाँ के क्लास का डेकोरम पक्का मेंटेन किया जाए। हर वर्ड के रनिंग नोट्स बनाए जाए। मेक रनिंग नोट्स, नो पीडीएफ शैल बी शेयर्ड अनलेस डीम्ड रियली नेसेसरी बाय द एजुकेटर। मुझे ये रनिंग नोट से कुछ याद आया, मैं तुम्हें को दिखाना चाहता हूँ। दिखाऊं तुम्हें? हाँ सर, मैं दिखाता हूँ। देखो मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाता हूँ, शायद मेरे पास है। हाँ, यस, ये हमारे एक स्टूडेंट ने ये किया था, तो ये हमारी क्लास का एक स्क्रीनशॉट है, ओके। सो आप इसको जरा ध्यान से देखो। सर, it is the Brahmastra of polity. All the golden words of you are recorded in these 1800 pages. 24 कैरेट गोल्ड। एक बार देख लो सर। ये किसी हमारे स्टूडेंट है सुमित, जो हमारी क्लासेस में थे, ये उन्होंने हमारी पॉलिटी क्लास का रनिंग नोट्स बनाया। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, समझ में आया? 1800 पेजेस ऑफ रनिंग नोट्स। आर यू अंडरस्टैंड? ऐसे बनते हैं चैंपियंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये हमारी क्लास में ही था। ये देखो, ये कब की क्लास होगी? डेट तो नहीं आती, नहीं डेट नहीं आती, ओके। सो ओके, ये सबने मेहनत की है बेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर तुम मेहनत करोगे ना तो ही तुम इस तरह से पहुंचोगे, वरना टाइम पास करने में तो पूरा साल बाकी है, पूरी जिंदगी बाकी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1800 पेजेस ऑफ नोट्स अगर तुम्हारे पास होंगे, यूपीएससी को पॉलिटी में कुछ और पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो पढ़ाई कर लो, ओके। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड प्राची, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। सो ज्यादातर लोग यहाँ पे से भी टाइम पास ही करते रहेंगे। सर गवर्नेंस का कब कोर्स आएगा, पीएसआई का कोर्स कब आएगा, सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ूं, न्यू एनसीईआरटी पढ़ूं, बाएं बैठ के पढ़ूं, दाएं बैठ के पढ़ूं, यही करते रहते, फिर फेल हो जाते हैं। फिर अपने मम्मी पापा के पास जाके रोते हैं, पापा एग्जाम बहुत टफ है यूपीएससी की, इतनी टफ एग्जाम मेरे को भेज दी। आई डोंट अंडरस्टैंड। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे मत करो, पढ़ाई कर लो, ओके। सो स्टार्ट स्टार्टिंग। ग्रेट युवराज, वेरी नाइसली डन, बहुत ही बढ़िया। तो वेरी गुड रीना, बहुत बढ़िया। Meenakshi, very nicely done. All right. Great, Jyoti, very nice. Very good, Santanu, God bless you. Great, Nikita, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें सबको अच्छा बच्चा अवार्ड दिया जाता है, ओके। ज्योति बोले सर 1800 पेजेस का रिवीजन कैसे करेंगे? ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ऐसा रिवाइज कर लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो यही पूछते रह जाते हैं कि 1800 पेजेस का रिवीजन कैसे करेंगे ये सर, और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क डालते रहते हैं, ओके। तो दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो कर गुजरते हैं, ओके, एक जो जिंदगी भर यही पूछते रहते हैं कि सर ये होगा कैसे, और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क डालते रहते हैं।
ओके, अब तुम कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हो ये तुम देख लो। ओके, सो ये दो तरीके के लोग हमेशा ही होते हैं। एक बोलता था कि कैसे कैसे सर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता है कोई, एक जाके चढ़ के खड़ा हो गया, बोला ले ऐसे करते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो तुम्हारी एटीट्यूड तुम्हारी जिंदगी को पहुंचाएगा जहां तक पहुंचाएगा कि तुम चाय की टपरी पे बैठ के जिंदगी काटने वाले हो या नहीं काटने वाले हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? यस, वेरी गुड। यस प्रभात, ये जो एक्ट करने वाले होते हैं वो एक्ट करते हैं, बाकी लोगों को तो क्या जिंदगी में। फिर जब जब तुम बुढ़े हो जाओगे तुम्हारे बच्चे बोलेंगे मम्मी आपने सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन तैयारी की थी, बेटा बहुत टफ है, 1800 पेज कैसे रिवाइज कर देते, तो मैं इससे अच्छा तुम्हें आलू गोभी बना के खिलाती हूँ। अच्छा, समझ में आया या नहीं? सो डोंट डू दैट। तुम्हें भगवान ने, खुदा ने बहुत बड़ा मौका दिया माय फ्रेंड्स, मैं सब लोगों को बोलता हूँ, तुम्हें भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया। इतना बड़ा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत कम लोगों को मिलता है। तुम घर बैठ के पढ़ पा रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सपोर्ट कर पा रहे हो, तुम्हारी हेल्थ साथ में है, तुम्हारे पास 24 घंटे है नॉट टू डू एनीथिंग एल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लोगों ने कूली होते हुए, कूली का काम करते हुए सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन क्रैक किए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिक्शा चलाते हुए एग्जामिनेशन क्रैक किए। तो बड़े शर्म की बात होगी अगर तुम लोग मेहनत से पीछे हट गए तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अब बाकी क्या है सर आप ज्यादा मत बोला करो। क्यों? क्योंकि जिसने पढ़ना होगा ना वो पढ़ेगा, जिसने नहीं पढ़ना होगा ना वो नहीं पढ़ेगा, चाहे जो मर्जी करना है कर लो। तो ज्यादा बोल के कोई फायदा नहीं होता। कोई यही सोचता रह जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और कोई ऐसे होंगे जिनको सब आता भी होगा लेकिन फिर भी वो क्लासेस में आएंगे, फिर भी वो रिफ्रेश होंगे, फिर भी रिकैप करेंगे कि कुछ और नया सीखने को मिल जाए। सो लाइफ में एटीट्यूड डिटरमाइन करता है तुम्हारा ऑल्टीट्यूड। तो इसको कैसे बोलते हैं? योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड। कितना ऊंचा जाओगे तुम्हारे एटीट्यूड से पता चलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सॉन्ग? योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सॉन्ग? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो अपन का काम है समझाना। ओके, हम तो काउंसलर्स है ना, लीगल कंसल्टेंट्स है हम लोग। व्हाट आर वी? वी आर कंसल्टेंट्स। ओके, हम सिर्फ कंसल्टेशन देते हैं, ये बाइंडिंग कंसल्टेंट्स थोड़ा होंगे। सो हमारी कल की स्टोरी। ओके, महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी ने हम लोगों को रास्ता बताया, रोड मैप टू इंडिपेंडेंस आया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स को पास करना पड़ा। अगर तुम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को ध्यान से देखोगे तो उसमें पता चलेगा, ध्यान से लाइन को देखना, इसी की वजह से आया व्हाट इज कॉल्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसका प्रियम्बल देखो और रादर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन देखो। एन एक्ट टू मेक फर्दर प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें ध्यान से सुनना, देखो इसमें लाइन जो मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, ब्रिटिशर्स, मेरे और ब्रिटिशर्स के बीच में हेलोआई होता जा रहा था, इसलिए मुझे पता है क्या लिखा है। उसमें लिखा वेयर एज इट इज द डिक्लेयर्ड पॉलिटी ऑफ पार्लियामेंट to provide for the increasing association of Indians in every branch of Indian administration and इमोशनल हो गए सर, क्या हो गया? Gradual development of self-governing institutions to make a progressive realization of, नहीं सर अब नहीं सहा जा रहा, अब आंखें गीली होगी सर, responsible government in British India। पूरी बाबो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाइन समझो। नंबर वन, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस by making self-governing institutions and making a far more responsible government। तो धीरे 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 तुम्हें मौका मिल रहा है to have more Indians in the government and the administration to make self-governing institutions and make a more responsible government। तो मैंने ब्रिटिशर्स को बोला, बोलते तो तुम बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोले, देख ले सिद्धार्थ हमारा एम देख लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एम वाज बहुत ही ज्यादा, सर दिल खुश कर देता सर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एम इसी बेसिस पे था। और अगर तुम इसको देखो, मैं तुम्हें पढ़ाने का भी स्टाइल है, मैं बुक का को पढ़ूं, मेरे को जो टाइटल से समझ में आ जाता है तो उसी से समझ में आ जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो हम लोगों ने सिर्फ इंडेक्स पढ़ के भी समझ जाएंगे। इनका पार्ट 1 लोकल गवर्नमेंट से डील करा था। सर लोकल गवर्नमेंट बोले तो पंचायती राज, नादान परिंदो, लोकल गवर्नमेंट मतलब जो हमारे लोकल एरियाज की बात हो रही है। अच्छा, ये हमारी गवर्नमेंट्स को लोकल गवर्नमेंट्स बोलते थे। इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स किया। सर मजा आ गई, क्या हो गया? गांधी जी ने बोला था बेटा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए डिवीजन ऑफ पावर की जरूरत है।
सबको लाइन याद है या नहीं याद है? रोड मैप टू इंडिपेंडेंस याद है कि नहीं याद है? सर मैं फिर से बता देता हूँ, रोड मैप टू इंडिपेंडेंस के हिसाब से हम थे कॉलोनी, हमको बनना था फेडरेशन, फेडरेशन के बाद हम बनेंगे डोमिनियन, डोमिनियन के बाद बनेंगे हम सॉवरेन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फेडरेशन बनने के दो रास्ते, दो चीजें जरूरी है, एक चाहिए हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एक हमको चाहिए the princely states to get away from what is called as suzerainty। कल की क्लास अटेंड की है या नहीं की है? ओके, वीडियो वॉच किया है या नहीं किया है? रिवाइज किया है या नहीं किया है? सर किया है, किया। ओके, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के दो पार्ट्स होते हैं सर। क्या दो पार्ट्स होते हैं सर? एक पार्ट होता है कि आपको मिल जाए बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म का मतलब होता है टू हाउसेस। ओके, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज टू हाउसेस। ऑलराइट। और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ पावर। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? डिवीजन ऑफ पावर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और पावर्स सो टू से। सर ब्रिटिशर्स कितने अच्छे बच्चे हैं, नोनू बेबीज है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमको दोनों चीजें दे दी। इन्होंने हमको दे दी बाय व्हाट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, द डिवीजन ऑफ पावर। बात समझ में आई या नहीं आई? इस कॉन्सेप्ट को डिवीजन ऑफ पावर नहीं बोला जा सकता। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, ये डिवीजन ऑफ पावर है। नहीं बेटा, ब्रिटिशर्स थे बहुत ही शाणे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको ट्रू डिवीजन ऑफ पावर नहीं दी, उन्होंने हमको दे दी व्हाट इज कॉल्ड एज डायआर्ची। ओके, कोई कोई बुक में डायआर्ची ऐसा लिखा होता है, कोई कोई बुक में डायआर्ची ऐसा लिखा होता है, सानू की। ओके, दोनों का मतलब इज डायआर्ची। और सर इन्होंने हमको बाइकैमरलिज्म दिया। हाँ, तो इन्होंने, जैसे आज हमारा राज्यसभा है, उस बेसिस पे इन्होंने हमें एक नया हाउस बना के दिया। वेरी गुड सर। सो हमें दिया बाइकैमरलिज्म एट, एक एक लाइन पकड़ के रखना, एट द सेंट्रल लेवल। कौन सा लेवल? सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो कि हमारे लोकसभा जैसे थी, और एक बनाया द काउंसिल ऑफ स्टेट। बात समझ में आई सर? हम दिल खुश कर दिया। नाउ जो हमको चाहिए थी वो थी डिवीजन ऑफ पावर, लेकिन जो इन्होंने हमें दी वो दी व्हाट इज कॉल्ड एज डायआर्ची। अब यहां पर जरा चिल्लाओ जोर से। क्या चिल्लाऊं सर? इट वाज डायआर्ची एट द प्रोविंशियल लेवल। चिल्लाओ जरा, क्या मैंने बोला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 gave you diarchy at which level? Sir, diarchy at provincial level. Are you understanding this or not? कौन सा लेवल सर? सब प्रोविंशियल लेवल। कौन सा लेवल सर? सब प्रोविंशियल लेवल सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं समझ में? बहुत बढ़िया सर, याद रहेगा, भूलना मत। ओके, ये बड़ा काम आएगा। तो मैं तुम्हें डायआर्ची सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। तो हमें चाहिए थी ट्रू डिवीजन ऑफ पावर। सर ट्रू डिवीजन ऑफ पावर का एग्जाम्पल बताओ। तो ट्रू डिवीजन ऑफ पावर का एग्जाम्पल इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट सर? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। हाँ सर। सर आपको मालूम है क्या है? ये बड़े इंटरेस्टिंग लिस्ट होती है जो हमारे 7th शेड्यूल में दी हुई है ना सर आजकल। इसको डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। इसमें होते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 1, स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 2, कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3। बोले तो इसमें वो टॉपिक्स दिए हुए सर, वो सब्जेक्ट्स दिए हुए, वो मैटर्स दिए हुए जिसपे ओनली द पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। अच्छा, वो इधर नहीं आ सकता सर। अच्छा, स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है सर जिसपे ओनली द स्टेट लॉ बना सकते हैं सर। ये इधर नहीं जा सकते सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर इनके बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये वाले दोनों के लिए अवेलेबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको बोलते हैं डिवीजन। ओके, ट्रू डिवीजन ऑफ पावर। पल्ले पड़ रही है? नहीं पल्ले पड़ रही है? यस सर। तो ब्रिटिशर्स ने ये नहीं दिया हमको। ब्रिटिशर्स ने मालूम है क्या दे दिया सर हमको? उन्होंने बोला बेटा ये है वाइस रॉयस लिस्ट। मैंने कहा ये किसकी लिस्ट होगी? बोलो बेटा ये हम लोग बनाएंगे। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स बना रहे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिस्ट कहाँ है? तो बोले ये रही तुम्हारी लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। मैंने कहा बल्ले ओए, तुमने हमें डिवीजन ऑफ पावर दे दिया। बोला ना ना, बात पूरी समझा करो। प्रोविंशियल लिस्ट जो है वो फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। मैंने कहा ले, तुम्हारी नहीं डिवाइड होगी। बोले हमारी क्यों डिवाइड होगी? तुम्हारी डिवाइड होगी ना। डायआर्ची किसके लेवल पर है? डायआर्ची एट 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 अच्छा एट प्रोविंशियल लेवल है। समझ लो कि नहीं समझ लो, ऐसा पढ़ते हैं पॉलिटी। ओके, रट रटा के जीवन में कुछ ना होने वाला।
ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने बार तुमने लक्ष्मीकांत खोल के देखा, पल्ले पड़ा तुम्हें कुछ नहीं समझ आया। सो डायरची एट प्रोविंशियल लेवल था, तो यहाँ था प्रोविंशियल लिस्ट। तो मैंने बोला ब्रिटिशर्स इसको क्या करोगे? बोले देखो सिद्धार्थ, हम ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये है रिजर्व लिस्ट और ये है ट्रांसफर्ड लिस्ट। मैंने कहा इसमें क्या चक्कर है बाबा? तो बोले ये जो रिजर्व लिस्ट है ना, ये भी इनडायरेक्टली वाइसरॉय के कंट्रोल में। मैंने कहा वो कैसा? बोला जो गवर्नर है ना, ओके, ही विल बी एबल टू कंट्रोल कि इनमें से कौन से मैटर्स पे क्या लॉ बनेगा। मैंने कहा ये भी एक तरह से तुम्हारी लिस्ट हो गई। बोला हाँ, इसमें मेरे को कोई ज्यादा चिंता नहीं। और तो मैंने कहा इसमें तुम क्या क्या सब्जेक्ट्स मैटर रखोगे? बोले जैसे लैंड रेवेन्यू हम इसमें रख लेंगे। मैंने कहा अच्छा, फाइनेंस भी हम इसी में रख लेंगे। हाँ, तो मेरे घर में ना जितनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती है ना, वो सारे फैसले मैं करता हूँ। अच्छा, जैसे मेरे घर में तो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंडिया ने इंडिया पैसिफिक पैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जीएसटी की टैक्सेशन 18% होनी चाहिए 50% होनी चाहिए, सारे फैसले मैं करता हूँ। बाकी छोटे मोटे फैसले मेरी वाइफ करती है। कैसे? कि भाई हमारे घर में क्या खाना बनेगा, हमारे घर में कोई मेहमान आएगा कि नहीं आएगा, फर्नीचर क्या आएगा, बिजली का सामान कौन सा आएगा, गाड़ी कौन सी आएगी, छोटी छोटी सी फैसले मेरी वाइफ करती है। ओके, सारा डोमिनेशन मेरी चलती है। क्या बात करो सर, अरे बड़ी बड़ी बातें सारी मेरी चलती है। सर हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अच्छा, समझो कि नहीं? अच्छा ओके, तो ऐसा कोई ना सोचे कि मेरे घर में नहीं चलती। अच्छा, चलती मेरी है। ओके सर, ऑलराइट। सो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने बोला कि यार छोटी छोटी बातें हमारी चलेगी, लैंड रेवेन्यू फाइनेंस हमारा चलेगा, सॉरी सॉरी बाकी चीजें तुम रख लो। मैंने कहा कैसा? बोला कि जैसे अगर तुमको एजुकेशन है तुम संभाल लो, लोकल गवर्नमेंट है तुम संभाल लो, हेल्थ तुम संभाल लो, पब्लिक वर्क्स तुम संभाल लो, रिलीजियस एंडाउमेंट्स तुम संभाल लो, लोकल इंडस्ट्री तुम संभाल लो। ये सब ना हमने तुम्हें दे दी। मैंने क्या दे दी? ये सब हमने तुमको दे दी। तो ये ट्रांसफर्ड लिस्ट में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हेल्थ आ गई, एजुकेशन आ गई, रिलीजियस एंडाउमेंट्स आ गए, लोकल इंडस्ट्रीज आ गई, ये सब तुम्हारे हो गए। और ये है ना सिद्धार्थ, सच में तुम्हारी है। दोज हु आर द इलेक्टेड मेंबर्स, उनके कंट्रोल में रहेगा। तो एक्चुअली स्पीकिंग जो तुम्हारी स्टेट लिस्ट बनी वो ये है। तो मैंने कहा यार, मैंने मिनिस्टर्स को यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव है, मैंने कहा भैया तुमको पावर मिल गई है क्या? बोला फिटे मुंह सिद्धार्थ, क्या पावर मिली है? मैंने कहा हेल्थ तुम संभाल लो, एजुकेशन तुम संभाल लो, रिलीजियस एंडाउमेंट्स तुम संभाल लो, लोकल गवर्नमेंट तुम संभाल लो। दिया है ना ब्रिटिशर्स ने, कुछ तो दिया ना। तो उन्होंने बोला सिद्धार्थ हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा कि ऐसे हवा में हो जाएगा? मैंने कहा हाँ हॉस्पिटल बनाओ। एजुकेशन के लिए स्कूल बनाना पड़ेगा कि हवा में हो जाएगा? मैंने कहा स्कूल बनाना पड़ेगा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो इनसे ही आएगा ना भाई। उड़ी बाबू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने कहा ये तो तुम्हारे साथ खेला हुए हो गया। ओहो, खेला हुए एक ही हो गया। देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हें कुछ मिला ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने कहा अल्लाह, तेरा तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा है। मैं भी यहीं बैठे बैठे बोलता रहता हूँ कि जीएसटी 50% होना चाहिए, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक नहीं करना चाहिए, इंडिया की क्रिकेट टीम में कैप्टन कौन होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा हाल भी कुछ कुछ ऐसा ही हो गया। ओके, तो तुम्हारे भी दिन ठीक नहीं चले। तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने हमें बोला था डिवीजन ऑफ पावर, बट उन्होंने हमको क्या दे दिया? डायरची एट प्रोविंशियल लेवल। पल्ले पड़ रही है नहीं पल्ले पड़ रहा? ओके सर, सो ये बेचारे बड़े दुखी हो गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो लेकिन ये लोग लिखते ऐसा नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये लोग लिखते नहीं। तो तुम नोटिस कर रहे हो कि तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कितना डिटेल चाहिए होता है टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इंडियन और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कितना शाना लॉ था, और इसीलिए लॉयर्स की नजर होनी बड़ी जरूरी होती है। और प्रॉब्लम ये थी कि दोनों बाइकैमरलिज्म जो हमको दी गई वो भी नेम सेक थी। उसमें भी जो सेकंड हाउस बनाया गया था वो प्राइमरली एडवाइजरी इन नेचर था। हमारा राज्यसभा एडवाइजरी नहीं है, उसकी और लोकसभा की ताकत करीब करीब बराबर है। ऑन द अदर हैंड डिवीजन ऑफ पावर हम मांग रहे थे, डिवीजन ऑफ पावर हमको मिला नहीं, उसकी जगह हमको मिल गया डायरची। तो ब्रिटिशर्स गए महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी के बोले मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, अब आप प्लीज गुस्सा होना बंद कीजिए। आपने बोला था बाइकैमरलिज्म, हमने दे दिया। आपने बोला था डिवीजन ऑफ पावर, हमने दे दिया। ओके, अब आप खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो महात्मा गांधी ने बोला दिखाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। बोला देखो हमने बाइकैमरलिज्म भी दिया, डिवीजन ऑफ पावर भी दिया, आर यू हैप्पी? तो महात्मा गांधी ने बोला वील सी, देखते हैं। ओके, और महात्मा गांधी एंड मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स लॉयर्स थे। उन्होंने जब उसको देखा तो उनको कहानी समझ में आ गई कि भैया ये बाइकैमरलिज्म ट्रू बाइकैमरलिज्म नहीं है, ये डिवीजन ऑफ पावर ट्रू डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, ये एक शाम है, ये एक झूठ है, और ये हमको किसी हाल में भी फेडरेशन नहीं बनने देंगे।
और जब वो फेडरेशन नहीं बनने देंगे तो महात्मा गांधी हो गए गुस्सा एंड महात्मा गांधी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो इसीलिए जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है ना, वो प्राइमरीली लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल था। इट वाज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 एंड ऑफ कोर्स द ट्रिगरिंग उसका था द जलियांवाला बाग मैसेकर। This was the one which finally led to what is called as the non-cooperation movement. Are you understanding this or not? So have I been able to justify this fact that Indian national freedom struggle was primarily a legal and political struggle? It was not a military struggle. समझ ल कि नहीं समझ ल बाबा? समझ में आ गया सर? Everyone has understood this or not? Okay. But Government of India at 1919 की कुछ तारीफ तो करनी पड़ेगी सर, कुछ तारीफ करो. So the context was that the ministers were responsible to the people who were elected through the legislature. Are you understanding this part? So the ministers जो कि provinces में थे, these ministers were nominated from the elected members of the legislative council. अब तुम्हें एक बहुत ही विचित्र क्वेश्चन आ सकता है। विचित्र क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन जाती नहीं। सर कभी कभी है ना कंफ्यूजन ना सवालों में ही बैठी होती है। कैसे? जैसे तुमको एक क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शंस इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कब इंट्रोड्यूस हुए? ओए हो सर, ये जो क्वेश्चन है ना सर चोट दे देता, बिल्कुल इमोशनल कर देता है इंसान को। डायरेक्ट इलेक्शंस हमको ना प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफिशियली पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कब हुए। दैट्स द क्वेश्चन। द क्वेश्चन यू हैव टू अप्रिशिएट इज, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, और वो किस चीज के लिए हो रहे हैं इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसको थोड़ा सा पहले जाने की कोशिश करते हैं। तो 1909 को जाते, उल्टा जाते, उल्टा। अच्छा सर 1909 पे जाते। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 में इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड इलेक्शंस हो रहे थे। वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम, एक लिमिटेड पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शंस हो रहे थे। हम डायरेक्ट इलेक्शंस टू द एंटायर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बोल सकते। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। फिर हम थोड़ा सा और भी पहले चले जाते हैं। हम तो लॉयर्स है ना, तो हम तो सबूत जमा करके केस को डिस्प्रूव करेंगे। फिर बोल सकते हैं कि सर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में भी हो सकते हैं। नहीं बेटा, नहीं हो सकते। एक्चुअली तब तो विचित्र बात यह थी कि इलेक्शन शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ था। ओके, वो तो एक तरह की नॉमिनेशन ही चल रही थी, था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन वर्ड कभी नहीं यूज किया गया था। अगर फर्स्ट टाइम कभी डायरेक्ट इलेक्शन हुए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तुरंत बाद हुए। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इतिहास मालूम है, मेरे को हिस्ट्री बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा, तो अभी नहीं बताऊंगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तुरंत बाद 1920 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट किए गए। तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको बॉयकॉट किया था, बड़ा स्यापा हुआ था। आयु तुम्हें मालूम है कि नहीं सर? तो वैसे मेरे को हिस्ट्री बड़ी अच्छे से आती है। मुझे मालूम है 1994 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। राज मल्होत्रा सिमरन को मिलने आया था लंदन से। अच्छा, ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? सो अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट इलेक्शन कब कंडक्ट हुए, तो याद रखना इट वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये प्योर एब्सोल्यूट एमसीक्यू होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? और क्या हुआ सर? ओके, सो दो तीन से बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट के फीचर्स याद रख लेना। क्या सर याद रखना? सेंट्रल गवर्नमेंट के फीचर्स याद रख लेना। चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आज भी गवर्नर जनरल था। ओके, याद रखना 6 मेंबर्स थे वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनमें से 3 थे अभी भी इंडियंस, यानी कि 50%। गवर्नर जनरल अब भी ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते थे, और ऑटोमेटिकली ही कुड सर्टिफाई बिल्स दैट वर रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। थोड़ा दिमाग लगाओ सर, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव है और वो उन बिल्स को भी पास कर सकता था जो कि लेजिस्लेचर रिजेक्ट कर सकते थे। सब फिटे मुंह सर। अभी तक कौन सा फॉर्मूला नहीं बना सर? अभी तक फॉर्मूला नहीं बना एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। नहीं सर, अभी नहीं बना सर, अभी नहीं बना सर। अभी क्या चल रहा है सर? अभी चल रहा है एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया नहीं? So bicameral legislature was set up in 2 houses: Legislative Assembly, which is the forerunner of Lok Sabha, and Council of States, which is the forerunner of the Rajya Sabha. So थोड़ा बिल्कुल थोड़ा हमारे पार्लियामेंट जैसा लगने लगा है। Are you understanding? लेकिन फर्क क्या है? अब समझने की कोशिश करो। Get the subject into your soul now. लोकसभा और राज्यसभा बनाने से कुछ नहीं होने वाला। सारा खेल है आंसरेबिलिटी का। सारा खेल किसका है सर? आंसरेबिलिटी का। लोकसभा और राज्यसभा बनाने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमारे पास लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी नहीं होए, तब तक हमारे पास पार्लियामेंट नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सबको समझना है?
तो स्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं होता, रिचुअल्स बनाने से कुछ नहीं होता। मैंने क्या बोला? स्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं होता, बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, रिचुअल बनाने से कुछ नहीं होता, ओके, रीत रिवाज बनाने से कुछ नहीं होता। द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? शुभम बोले सर सॉरी टू से इंटरप्ट, राइटिंग इज नॉट क्लियर। दिल तोड़ दिया इसने मेरे से, इमोशनल कर दिया सर इसने मुझे। गिव मी 30 seconds, I'll just join you. Okay. So as I was saying, structures बनाना तभी बोलते हैं कि सिर्फ institutions बनाना। Very good, Kirti. So institutions बनाना does not matter. Institutions must be allowed to function. अब राइटिंग अच्छी लग रही है मेरी? हाँ सर, नजर मत लगा देना, मोती के दाने मेरे। देखो, ओए होए, सब ध्यान से, नजर मत लगाना, थोड़ा दाएं होके देखो, डायरेक्ट मत देखो। अच्छा, ओके, ऑलराइट। So institutions must be allowed to function और institutions की फिलोसफी को कंटिन्यू करना चाहिए। So एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, कहाँ पर है सर? वो बाजू में है ना, वो लो IQ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उसका नाम नहीं लेता, फिर मेरा इंटरनेट उड़ा देता। अच्छा अच्छा अच्छा। So वो जो कंट्री है वहां पर भी सर पार्लियामेंट है। क्या बात कर रहे हो? काम तो करने नहीं मिलता उनको। हाँ, तो ऐसे बिल्डिंग का फायदा ही क्या? Are you understanding this part? तो वहां पे भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है सर, काम तो करने मिलता नहीं उनको, तो ऐसा फायदा क्या? बेटा ऐसा ही है, वो बना के रखे उन्होंने। Are you understanding? तो वहां पर एक साल इलेक्शन होता है, अगले साल इलेक्शन नहीं होता। तो वो लोग इसी बात पर इतने खुश हुए थे कि पहली बार ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर आया जिसका टर्म पूरा होने वाला है। हद हो गई यार, मतलब ओहो, बड़ा बुरा हाल है बेचारों का। सो वैसे ही होता है। तो स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, रिचुअल्स डज नॉट फंक्शन, कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी मैटर्स। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का फिलोसफी क्या है सर? पार्लियामेंट्री सिस्टम की फिलोसफी इज, जल्दी बोलो, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood. So पार्लियामेंट का कोई फंक्शन नहीं है until unless आपकी आंसरेबिलिटी क्लियर नहीं है। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है सर। Let us try and appreciate the rest of this. सर एक प्रॉब्लम अभी रह गई, क्या हुआ? तुम्हें क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? Did Government of India 1919, did Government of India Act of 1919 make a federation? Answer of course is no. सर नो क्यों है? नो इसलिए है, ओके, नो इसलिए है बिकॉज फेडरेशन जो है, ओके, उसको बनाने के लिए दो कंपोनेंट्स चाहिए। एक चाहिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या चाहिए सर? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। यस सर। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए चाहिए सर हमको व्हाट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ पावर्स एंड बाइकैमरलिज्म। हाँ सर, हमको क्या चाहिए सर? डिवीजन ऑफ पावर्स एंड बाइकैमरलिज्म। उस बेसिस पे सर ना तो आपने सर डिवीजन ऑफ पावर दी, आपने हमको डायरची एट प्रोविंशियल लेवल दी है। ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे? डायरची एट प्रोविंशियल लेवल। अगर केवल डायरची याद रखोगे तो फेल हो जाओगे। तो डायरची एट प्रोविंशियल लेवल। और क्या दिया सर? और नहीं दिया सर आपने हमको ट्रू बाइकैमरलिज्म, एक एडवाइजरी सेकंड हाउस बना के छोड़ दिया। सर दिल टूट गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिली। वेरी गुड। फिर क्या हुआ सर? दिल टूटा हुआ था, फिर हम प्रिंसेस के पास गए, बोला तुम लोग कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? प्रिंसेस बोले सिद्धार्थ कैसी बात कर रहे हो, हम लोग को साथ तो अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है ना बाबा, हमारी तो लॉटरी लगी हुई है ना बाबा, हम थोड़ा ना तुमको ज्वाइन करेंगे।
तुमको क्या लगता है हम लोग डेमोक्रेसी करेंगे? तुम्हें मालूम है हमारे पास कितने बड़े बड़े किले हैं, महारा घोड़े हैं, सेनाएं हैं, हम कैसे तुम्हारे साथ खड़े होंगे? तो हमारे साथ तो अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है। तो ब्रिटिशर्स ने तो हमको चॉइस दी है, चॉइस। अब हम नादान परिंदे तो है नहीं ना सिद्धार्थ कि हम तुम्हारे साथ ज्वाइन करेंगे। हमने मना कर दिया, जाओ जा जा मुझे ना अब याद क्या बात करो सर, हद भी हो गई यार, ये लोग आए नहीं सर। तो प्रिंसेस ने भी हमको मना कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उल्टा ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इनको उठाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में अपीजमेंट पॉलिसी, बंदा देखो इतना स्मार्ट लग रही है, देख रहे हो? हाँ, अगर फेडरेशन ज्वाइन करेगा तो ऐसे कपड़े थोड़ा ना पहन सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? सो ये जो एंटायर कॉन्टेक्स्ट है, ओके, ये चेंबर ऑफ प्रिंसेस बना के दे दिया इनको। तो चेंबर ऑफ प्रिंसेस वाज द थर्ड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। और आज भी जहाँ लाइब्रेरी है, जो सेंट्रल लाइब्रेरी, वो एक जमाने में चेंबर ऑफ प्रिंसेस हुआ करती थी। सो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इनकी तो दोनों तरह से लॉटरी थी। इनको बोला यार तुम गवर्नमेंट का पार्ट भी बन गए, तुम्हें सेकंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर भी बन गया, तुम्हारे पास यूजर एंटी नहीं है, अब बताओ तुम्हें जाना है क्या, तुम्हें फेडरेशन बनाना है क्या? अरे नादान परिंदो, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस तो नो ही बोलेंगे। एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फेल्ड। सो व्हाट इज चेंबर ऑफ प्रिंसेस? इसको नरेंद्र मंडल बोला जाता था। was an institution established in 1920 by a royal proclamation of King Emperor George V to provide a forum in which the rulers of the princely states of India could voice their needs and aspirations to the colonial government of British India. The British Indian Empire was not entirely and directly governed by the British. It was divided into two prominent parts, British India and Princely India. This Princely India was administered by princes and chiefs. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं समझ? वेरी नाइस कीर्ति, बहुत ही बढ़िया। सो अगर क्वेश्चन आया, इफ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन कि व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फेल टू फॉर्म अ फेडरेशन, तो तुम्हारे पास दो आंसर्स होंगे। क्या दो आंसर्स होंगे सर? नंबर 1, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिला। नंबर 2, प्रिंसली स्टेट सेड नो। पल्ले पड़ रहा है या प्लेन उठते जा रही है? सर जा रही है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर दो कारण हुए। सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ? तो थोड़ी बहुत, लेकिन इसके अचीवमेंट्स भी हैं। कैसे बातें करो सर, इनकी भी अचीवमेंट्स है? यस, थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स भी हैं। सो डायाची पहली बार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट जरूर था। ओके, देयर वाज एन इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आ गया आंसर। फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शंस आर नोन टू द पीपल। इससे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ गई। पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन, ओए होए, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट हुआ, जो कि बहुत बाद में 1926 में एक्टिव हुआ। एंड पहली बार एक हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन प्रोवाइड किया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? बाबा समझ लो कि नाइस समझ लो सर, समझ लो सर। वेरी गुड सर, याद हो गया? हाँ सर एकदम। सर हम तो कंप्यूटर है ना सर, हमको सब याद रह जाता है। एक बात याद रखना, ओके, कि आज भी ये इलेक्शंस होते हुए भी यूनिवर्सल एडल्ट सफराज नहीं दिया गया। एक बात हमेशा याद रखना, ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमको यूनिवर्सल एडल्ट सफराज नहीं दिया। उन्होंने हमको हमेशा रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज दिया। तो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज में वोटर्स शुड हैव पेड अ लैंड रेवेन्यू ऑफ 3000 रुपीस और अ प्रॉपर्टी विद रेंटल वैल्यू और टैक्सेबल इनकम। फ्रेंचाइज वाज रिस्ट्रिक्टेड, देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम को और बढ़ा दिया गया। तो मुस्लिम्स के साथ तो था ही, अब सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इनको भी कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर लिया गया। बाकी लैंडलॉर्ड्स एंड रिच लोगों को दिया गया, बोला हम नहीं देंगे तुमको यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। तो एक बात याद रखना, ब्रिटिशर्स के पूरी हिस्ट्री में इंडियंस के टाइम जब तक ब्रिटिश राज था, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज नहीं मिला। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ब्रिटिशर्स के पूरी हिस्ट्री में इंडियंस के टाइम जब तक ब्रिटिश राज था, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज नहीं मिला। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो सर इसकी कोई क्रिटिसिज्म है क्या? हाँ है ना। सो द क्रिटिसिज्म वाज दैट इससे कंसोलिडेटेड एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई, फ्रेंचाइज बहुत ही लिमिटेड थी, गवर्नर्स और गवर्नर जनरल आज भी ओए होए सर इमोशनल कर दिया सर, अंडरमाइन कर सकते थे लेजिस्लेचर को। यानी कि अभी तक क्या नहीं हुआ सर? अभी तक एग्जीक्यूटिव आंसरेबिलिटी नहीं हुई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? बहुत ही बढ़िया सर, सबको समझ में आया या नहीं? और फिर सर वो क्या होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि की कहते हैं इनको,
विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने फिर राउलेट्स एक्ट पास कर दिया, उसके आफ्टरमाथ में जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद कहानी सेम नहीं रही। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो उसके बाद हुआ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वैसे मैं तो ज्यादा क्या बताऊं, मेरे को तो हिस्ट्री ऐसे बहुत आती है, लेकिन मैं ज्यादा हिस्ट्री में सिर्फ पढ़ा नहीं सकता ना, पता चले मैं ज्यादा ओके, तो मैं ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाहता। तो लेकिन इतना तो मुझे भी मालूम है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शायद पहला ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि पैन इंडिया मूवमेंट था। ओके, इट वाज अ पैन इंडिया मूवमेंट। मतलब ब्रिटिशर्स को सपनों में भी नहीं आया था कि इतना जबरदस्त धमाका हो जाएगा। ओके, तो नॉन वो ऑब्वियसली फिर वो चौरी चौरा इंसिडेंट एंड ऑल दैट, अदरवाइज ब्रिटिशर्स के तो जिसे बोलते हैं पांव तले जमीन खिसक गई। वाओ, मैं तो मुहावरे में हिंदी टीचर होती ना, फुल मार्क्स दे देती। सो ब्रिटिशर्स बड़े घबरा गए, ओके, कि ये क्या चक्कर है। एक्चुअली व्हाट मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर खुद ही एक क्लॉज था। क्या क्लॉज था सर? कि उन्होंने खुद ने ही बोला कि हम अगले 10 साल में इसको रिवाइज करेंगे। अच्छा, समझ लो कि नहीं समझ लो। तो अगर तुम देखोगे तो इसमें था, उठ गया ये रहा, इन्होंने बोला था द एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड दैट आफ्टर 10 years a statutory commission would be set up to study the working of the government। तो इनको खुद को ही, इन्होंने खुद के लिए एक क्लॉज रखा हुआ था कि हम 10 साल बाद आएंगे, इसको रिवाइज करेंगे। लेकिन इनके दिन अच्छे नहीं चल रहे थे। हाँ सर, तो इनके दिन इसलिए नहीं अच्छे चल रहे थे क्योंकि इतना जबरदस्त ऑपोजिशन हुआ दैट इवन आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, लेकिन ब्रिटिशर्स के होश ठिकाने आ गए थे। तो वो लोगों ने इस प्रोग्राम को प्रीपोन किया। इंस्टेड ऑफ 1929 उन्होंने 1927, यानी कि 2 साल, सरकारी काम कभी भी जल्दी नहीं होता, इनका जल्दी हो गया, तो इन्होंने बोला था हम 10 साल में रिवाइज करेंगे, बट 1927 में ही इन्होंने साइमन कमीशन अपॉइंट किया। बोला भाई जल्दी आ इधर, ओके, और रिवाइज कर कि ये चक्कर क्या है। लेकिन एज आई वाज सेइंग, करेक्ट लाइन, विनाश काले विपरीत बुद्धि चले। तो ब्रिटिशर्स का आईक्यू हो गया था कम। मतलब साइमन कमीशन आया और इन लोगों ने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि उसमें कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव दे देते। एंड बिकॉज साइमन कमीशन लेड बाय जॉन साइमन में कोई इंडियन नहीं था, तो साइमन गो बैक के नारे चारों तरफ चलते रहे। आई होप तुम्हें लाला लाजपत राय की कहानी मालूम है। एंड इन वन ऑफ दोस sad things, okay, it led to the death of Lala Lajpat Rai, and then of course the incidents which finally led to Shahid Azam Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad, and you know the rest of the story. So this is what actually, so एक के बाद एक इवेंट्स दूसरे के साथ कनेक्टेड होते चले गए। बट जॉन साइमन की जो रिपोर्ट आई, सर ये जॉन साइमन जो था ना, इसने 1927 में, ओके, इसको अपॉइंट किया। 1927 की ये कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट टेबल की। अच्छा, तो दे टेबल्ड देयर रिपोर्ट इन 1930। 2-3 इसके सारे इनपुट्स भी थे सर, जैसे नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू साहब जो थे, जवाहरलाल नेहरू साहब के फादर एंड अ वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड लॉयर, नेहरू रिपोर्ट को भी इन्होंने कंसिडर किया। और इन्होंने मजेदार बात बोली। क्या मजेदार बात बोली, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वो मेरे को दिखाने दो यार, आंसर दिखाओ। कहां गया मेरा सुंदर सा डायग्राम? ओए होए, मेरा डायग्राम टूट गया। ये रहा। हाँ, तो जो साइमन कमीशन था ना, उसने ना बाईपास रोड बनाई, टोल रोड। टोल रोड मतलब, टोल रोड कैसे बनाते हैं? उन्होंने बोला, उनकी रिकमेंडेशन थी कि ये फेडरेशन नहीं बना पा रहे। फेडरेशन क्यों नहीं बना पा रहे? अब इसके 2 रीजन है, एक तो तुम ये नहीं दे रहे हो, और दूसरा ये लोग मना कर रहे हैं। ये सुनो, लेकिन एक्चुअली साइमन कमीशन ने जो इनको रिकमेंडेशन दी वो ये दी कि कॉलोनी से, ओए होए सर ये देखो रोड जा रही है। कौन सी रोड है? अरे ये एक्सप्रेस वे है सर, ये उड़ते हुए जा रही है, फ्लाईओवर। ओए होए, क्या बात कर रहे हो, ये क्या है, ये कैसी रोड है? तो साइमन कमीशन ने बोला कि इंडिया को बिना फेडरेशन बनाई डोमिनियन स्टेटस दे दो। क्या बात कर रहे हो? ओए होए, मैं जाता हूँ शॉर्टकट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? क्या बात कर रहे हो? साइमन कमीशन बड़े काम की चीज निकली। बेटा काम की चीज से क्या होता है? ओके, रिकमेंडेशन थी, ओके, लेकिन इन लोगों की बात मानी नहीं। तो सर इनको गालियां काफी पड़ी साइमन कमीशन को, लेकिन बात इन्होंने ढंग की बोली थी। तो एक्चुअली साइमन कमीशन की रिपोर्ट में था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन ये ब्रिटिशर्स अजीब थे। जब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए और फिर व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पास किया गया, ओके, तो अचानक विचित्र सी बात हुई। क्या विचित्र बात होगी सर? विचित्र बात ये होगी कि इसी रिजल्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया, लेकिन इन्होंने ये वाला स्टेटस इंडिया को नहीं दिया। क्या नहीं दिया सर? डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया। इन अदर वर्ड्स, दे डिड नॉट एक्सेप्ट द साइमन रिपोर्ट। बात सबको समझ में आई या नहीं आई?
तो साइमन भाई ने तो दिया था। तो साइमन रिपोर्ट की ये देखो कमीशन recommendations concerning, so a statutory commission was appointed by royal warrant on 26 November 1927 to inquire into, and I quote, the working of the system of government, the growth of education, and the development of representative institutions of British India and matters connected with this. तो उन्होंने responsible government, degree of responsible government, etc., etc., etc. पर recommendation दी और जून 1930 में अपनी रिपोर्ट टेबल की, और इस जून 1930 की रिपोर्ट के अनुसार they wanted to give what is called as dominion status. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? सर आ रही है. Everyone has understood this on. और हमने बनाया the largest, the biggest, the most important and the lengthiest, act of British Raj, जिसे बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. समझ लो कि नहीं समझ लो? ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब मैं रात को 3 बजे भी पूछूंगा तो भी तुम्हें याद आ जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this or not? अश्विनी, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया? ओके, गुड सलोनी, बहुत बढ़िया. चलो सर, पूरे चला आगे. ओके, आगे चलें. यस सर. ओके, आगे चलते हैं. सो अब हम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है कि तुम्हें कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन आ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगस्त 1935 में पास किया. इसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे. दिस वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट सो फार, और इसको दो पार्ट में बाद में स्प्लिट कर दिया गया. एक बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक हुआ गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट ऑफ 1935. इसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं. एक साइमन कमीशन के रिपोर्ट्स हैं, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के, और व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. व्हाइट पेपर ऑन, मैं अच्छी राइटिंग में लिख रहा हूँ, फिर तुम लोग ऐसे नजर लगाओगे ओए मेरी सुंदर सी राइटिंग. सोचो चाइनीज करेंसी पे जो साइन वाइन होता है ना, मेरे लगवा दो. क्यों? वो भी नहीं समझ में आते, मेरी भी नहीं समझ में आती. समझ में आ रही. ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी. सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड, गॉट इट? पल्ले पड़ा? यस सर. ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड. यस सर. तो ये हो गया एक पॉइंट है सर. एक एक करके क्वेश्चन करेंगे. ओके, तो एक एक क्वेश्चन करेंगे. तो मैंने तुम्हें ना पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ाऊंगा. क्या बात कर रहे हो सर? सर हम ना जा रहे हैं, हमको इंडिया गेट घूमने जाना है. ओके, पूरा पढ़ाएंगे वर्ड बाय वर्ड. ठीक है, सारे के सारे पढ़ा देता हूँ. नहीं सर रहने दो, ऐसे सोचो इंडेक्स ही पढ़ा देता हूँ. ओह ये बेटर है सर, ये ज्यादा अच्छा है. ओके सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? इंडेक्स पढ़ा देता हूँ, काम हो जाएगा. आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो होले सबको समझ में आया? तो इसमें ध्यान से देखना. सो इसमें ओए सर क्या हो गया? मैं तो रोना आ रहा है सर, क्या हो गया? For the first time, an act was formed which provided for Federation of India. लाइन मिल गई या नहीं समझ में आया? Which act provided for Federation of India. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? Are you understanding? Sir, answer will be Government of India Act of 1935. लिखो, क्या लिखा हुआ है सर? इसमें लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया. सर हमको एकदम समझ में आ गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर बहुत इमोशनल बात हो रही है, क्या हो रहा है? इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेडरल अफेयर्स. इन अदर वर्ड्स अरेंजमेंट ऑफ फेडरेशन भी इसी में ही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो बहुत सारी चीजें अचानक तुमको स्ट्राइक करते हुए दिखेगी और तुम्हें रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो यहाँ पे भी है. जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाँ सर हमारे यहाँ पे बजट नहीं लिखा होता, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा होता. उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्राइमरी सोर्स था. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं समझ में? So primary source of the modern Indian constitution भी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है। तो इसमें क्या लिखा है, फिर से वही है सर, एन एक्ट टू मेक फर्दर प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो और इंप्रूवमेंट हुआ। अब सर हमारा ना दिल टूट गया, क्या ये लोग हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे या नहीं देंगे? देंगे बेटा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमको प्रॉमिस किया है प्रोक्लेमेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या दिया है प्रॉमिस सर? प्रोक्लेमेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया। लाइन ध्यान से सुनो, it shall be lawful for his majesty when address and that has been presented to him by each of the parliament and the condition herein after mentioned is satisfied to declare by proclamation that as from the day therein appointed there shall be a united federation under the crown by the name of Federation of India, made up of the provinces hereinafter called as the governors provinces and the Indian states which have exceeded or may therefore exceed to the federation. समझ में आया या नहीं आया सर? बल बल हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो पहली बार किसी ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, ये एग्जैक्टली वही लॉ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर तुम्हें दिखेगा तो तुम्हें यहाँ समझ में आने लग जाएगा। तो तुमने कहां से पढ़ा था सर? हम ना सेल्फ स्टडी कर रहे थे आपसे मिलने से पहले। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? तो तुम्हें सपने में भी नहीं आता कि ये सिलेबस था सर। आंसर तो मैं तुम्हें बाद में मालूम पड़ता, हमें तो क्वेश्चन भी ना मालूम पड़ता ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बहुत ही भयंकर चेंजेस किए गए। ओके, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यहां पर पहली बार डायरची एट द सर वो था प्रोविंशियल लेवल, वो सेम डायरची अब कर दी गई एट सेंट्रल लेवल। फेडरल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वहां पर क्या था सर? वहां पर प्रोविंशियल लेवल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके, तो बेटा तुम्हारे ना कोई अच्छे पुण्य किए होंगे, तुमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हें पढ़ने को मिल गया। सो रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट फेडरल सब्जेक्ट था, पिछली बार प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। इसमें रिजर्व लिस्ट में वो थे जो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्राइबल एरियाज, इक्लेसियास्टिकल अफेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा था। इसमें डायरेक्टली गवर्नर जनरल था इन हिज डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन मतलब मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? They were not responsible to the legislature. Transferred subjects was to be done by Governor General, but on the advice of the Council of Ministers. और ये answerable थे to the legislature. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर ऐसे हो गया कमाल। यानी कि अब हमारे पास तीन लिस्ट बनेगी। कौन सी? फेडरल सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड कंकरेंट सब्जेक्ट्स। आर यू अंडर? सर ये तो हमारे 7 शेड्यूल जैसा हो गया। यस, 59 सब्जेक्ट्स को फेडरल सब्जेक्ट्स बना दिया गया, 54 सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल लिस्ट थी और 36 कंकरेंट थे। सर ये मालूम है क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया सर? ये हो गया ट्रू डिवीजन ऑफ पावर। यस और नो? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो इट वाज ट्रू डिवीजन ऑफ पावर। जो भी डायरची वायरची थी वो फेडरल सब्जेक्ट्स की थी, हमारी नहीं थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं पता सर 59 मैटर्स यहाँ है, हाँ 36 यहाँ पर है, हाँ 54 यहाँ पर है। हो सकता है ना सर, होने को तो हो सकता है ना कि कोई इस तीनों लिस्ट में भी नाम ही ना हो, उसका नाम ही ना हो। हाँ ऐसा हो तो सकता है। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर हो जिसका ध्यान ही डालना भूल गए हो। हाँ, वो जो रह जाता है, जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, उस सब्जेक्ट मैटर को रेसिडुअल सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रेसिडुअल सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सर रेसिडुअल सब्जेक्ट। सबको समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा? ये जो रेसिडुअल सब्जेक्ट्स हैं, ये जो रेसिडुअल सब्जेक्ट्स हैं, ये रेसिडुअल सब्जेक्ट्स डायरेक्टली अंडर द वाइसरॉय। किसको दिए गए? ये रेसिडुअल सब्जेक्ट वाइसरॉय को दिए गए। किसको दिए गए? ये क्वेश्चन आता है, हु गॉट द कमांड ऑन द रेसिडुअल सब्जेक्ट्स? वाइसरॉय। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर हम ना बड़े इमोशनल हो गए, हमारा काम हो गया लगता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविंशियल डायरची चला गया, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची एट द सेंटर हो गया। इंडियन काउंसिल जो कि लंदन में बैठती थी उसको अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह एक एडवाइजरी बॉडी बना दी गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वर्ड देखो, वर्ड। सर इसके बाद वार्निंग क्यों लिखा है? क्या हुआ ना? क्या हुआ ना? दिस लॉ प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। हाँ हमें मालूम है, इट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। सर हमें समझ में आ गया, आगे बोलो। बट फेडरेशन बना नहीं,
ओहो, वार्निंग समझे कि नहीं समझे बेटा? 440 वोल्ट का करंट लग जाएगा। इट प्रोवाइडेड फॉर फेडरेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन ये फेडरेशन बना नहीं। सर क्यों नहीं बना? सर क्यों नहीं बना? सर बताओ ना क्यों नहीं बना? बिकॉज, अरे यार फिर से सर यार, प्रिंसली स्टेट्स सेट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो दो अलग अलग कारणों से सर बात तो वही हुई। मतलब सर इस टाइम हमको क्या मिल गई? इस टाइम तुमको मिल गई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या मिल गई तुमको? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। लेकिन दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। क्या हो गया सर? मना कर दिया सर इन्होंने। ओहो, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है। हाय हाय, दिल टूट गया सर। प्रिंसली स्टेट्स ने बोला हम नहीं ज्वाइन करेंगे। सो आइदर वेज, पिछली बार दोनों वजह से थी, ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, ना इन्होंने हाँ बोला था। इस टाइम ये तो मिल गई लेकिन ये नहीं मिली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है क्या? सो सर सपने टूट गए हमारे, लेकिन दैट्स हाउ लाइफ इज। ओके, सो थोड़े बहुत चीजें समझ लेना। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, बिहार वाज सेपरेटेड फ्रॉम ओडिशा, बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? So Sindh was separated from Bombay, Bihar was separated from Orissa, Burma was separated from India, and Government of India Act 1935, that is why remains to be a very very important part. But याद रखना, ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोवाइडेड था, बना नहीं। Are you understanding this part? So अंकिता बोले सर आप एडवोकेट, डॉक्टर, टीचर, सिंगर, शायर और क्या क्या? हाँ वो मिस हो गया तुम्हारा। और नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं बन रहा। इंडिया को केवल मोदी जी संभाल सकते हैं, सांते गोल नहीं बाबा। इतनी कंफ्यूजन है बाबा, अपने से नहीं होता बाबा। आपको जाएगा रशिया, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड। करिश्मा बोले उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, हाथ धो गए। पुत्र मेरा दोस्त है, इससे बड़ी एलिजिबिलिटी क्या है? ऑलराइट सर, इसमें ये लाइन जरूर याद रखना, रेसिडुअरी पावर टू द वाइसरॉय। याद रखना, व्हाट इज दिस पार्ट? रेसिडुअरी पावर टू द वाइसरॉय। ये क्वेश्चन आता है, गलती मत करना। ओके ओके, सबको समझ में आ गया? सर छोटी बातें और भी है। अभी भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, थोड़े से बढ़ गया था लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइजी था। जो 1935 का एक्ट है उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन दिया था। ये तो उससे पहले ही बन गया था मेरे ख्याल से, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में दिया था। और तुम्हारा जो यूपीएससी है ना, तो यू तो है ही नहीं, नादान परिंदे। यूईसी है, अच्छा यूईसी है, यस, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ट्राइफर्केशन हो गया था। क्या हो गया था सर? ट्राइफर्केशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं समझ? तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी सुनाओ तुम? स्टोरी सुनो। हाँ सर, रहने दो सर। नहीं स्टोरी सुनो। तो एक ना मेरे मित्र थे। अच्छा, वो कौन थे? वो है ना भोपाल के नवाब थे, मेरे मित्र थे बड़े पुराने। अच्छा, तो उन दिनों है ना ब्रिटिशर्स ने ट्रेन बनाई। ट्रेन तुम्हें मालूम, पहली ट्रेन बॉम्बे चली, बड़ा मजा आया लोगों को, बड़ा ट्रेन चल गई ट्रेन। तो ब्रिटिशर्स तुम्हारे लिए थोड़ा बना रहे थे, वो ब्रिटिशर्स से कभी बोलोगे ना कि तुमने हमारा बड़ा नुकसान किया। तो एक वो शशि थरूर साहब ने उनको ऑक्सफोर्ड में ठीक किया था, पता नहीं तुमने वो कभी देखा कि नहीं यूट्यूब पे। इन्होंने जो ट्रेन बनाई ना, इन्होंने बड़ा हम पर एहसान दिखाते कि हमने तुम्हारे लिए रेलवेज बनाया। बताओ, ओके, हम नहीं जानते इनको, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत है। इन्होंने ट्रेन अपने कमर्शियल रीजन के लिए बनाई थी, ताकि बॉम्बे पोर्ट जो है वहां से सामान फटाफट आगे निकलते चले जाए, व्हाटएवर। यू अंडरस्टैंड? सो ये इनके कमर्शियल रीजन से बनाया हुआ था, इनको ट्रेन से कोई मतलब नहीं था। ओके, नाउ द एंटायर सिचुएशन जस्ट ओके। सो ये जो कमर्शियल रीजन से ये ट्रेन बनाई गई थी, तो लेकिन यार ट्रेन तो ट्रेन है, टेक्नोलॉजिकली बहुत मेजर एडवांसमेंट है एंड ऑल दिस पार्ट। सो नवाब ऑफ भोपाल ने ब्रिटिशर्स को पिटिशन किया, रिक्वेस्ट की कि ऐसे करो कि एक ट्रेन ना हमारे लिए भी बना दो, हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला पागल हो नवाब, हम तुम्हारे लिए थोड़ा बनाएंगे, हमें तो वो उसके लिए करना है कि हमारा कमर्शियल रीजन, तुम्हारे यहाँ पे पोर्ट है क्या? तो नवाब ऑफ भोपाल साहब ने बोला अच्छा हमें भी मना करोगे? तो उन्होंने जर्मनी से टेक्नोलॉजी मंगवाई, ओके, और भोपाल में रेलवे ट्रैक बनाया। अच्छा, रेलवे ट्रैक सॉलिड सिल्वर का बना, सॉलिड सिल्वर का बना।
और रेलवे ट्रैक सॉलिड सिल्वर का बनाकर उस पर ट्रेन चली और उस ट्रेन में भोपाल का सुएज कचरा डाला गया और उसी के लिए यूज किया गया टू शो ब्रिटिशर्स कि तुम कौन हो और हम कौन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑल्दो फेलियर हुआ, लेकिन उसका रीजन ये था कि प्रिंसली स्टेट सेड नो। उसका रीजन ये था कि प्रिंसली स्टेट्स के पास मनी बहुत था। इंडिया किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा था? इंडिया स्ट्रगल कर रहा था डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, जिसके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोला जाता है। सुमन ने कितनी अच्छी तरह से बोला, वेरी गुड सुमन। तो हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पूरी पावर मिल गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर अब मैं ये बात बोलूं कि व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, तो फाइनल स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो अब मैं 4 लाइन लिखूंगा और चारों वर्ड्स को तुम बोलोगे। एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ, 1861 में क्या हुआ और 1935 में क्या हुआ? एवरीवन आंसर दिस, बोलो। 1773 में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ decentralization, final step of decentralization. Are you understanding this part? So हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का सपना पूरा हो गया, यस और नो? हमने क्या बोला सर? हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का सपना पूरा हो गया, लेकिन किसने मना कर दिया? प्रिंसली स्टेट्स ने। प्रिंसली स्टेट सेड नो एंड दैट इज व्हाई इंडिया डिड नॉट फॉर्म अ फेडरेशन। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? और इसका एक मेजर कारण यह था कि प्रिंसली स्टेट्स का अपनी ही दुनिया थी और महात्मा गांधी या नेशनल लीडर्स की अपनी ही दुनिया थी। मैंने अभी तुम्हें कहानी सुनाई नवाब ऑफ भोपाल की, इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी ही हैड, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी बेटा, एक शुक्रिया अदा करना उन नेशनल लीडर्स का, लाइक महात्मा गांधी, जो ये महात्मा गांधी की एक्चुअल फोटोग्राफ है। जब इंडिया को रेवोल्यूशन या इंडिया को फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो महात्मा गांधी ट्रेन में बैठते थे और हर स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती थी तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी उनकी फोटोग्राफ, जो उनकी ऑटोग्राफ फोटोग्राफ होती थी, वो लोगों को देते थे और उनसे 5 रुपया कलेक्ट करते थे। ये 5-5 रुपया जमा करके ना माय फ्रेंड्स, हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया। ओके, इस तरह से गांधी जी 5-5 रुपया ले रहे, और राजाओं के पास कितना पैसा था ये मैंने तुम्हें बता दिया। बिकॉज बोथ वर देम वर नॉट ऑन द सेम पेज, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेल्ड एंड दैट इज व्हाई वी डिड नॉट फॉर्म अ फेडरेशन। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद अचानक एक स्टेलमेट हो गया। ओके, सो इट वाज अ स्टेलमेट एंड दैट स्टेलमेट में ना बात आगे बढ़ रही थी ना खत्म हो रही थी, बिकॉज राजाओं को, प्रिंसली स्टेट्स को ना महात्मा गांधी कन्विंस कर सकते थे, ना कांग्रेस या फिर कोई कर सकते थे। और अब अचानक स्टोरी स्टार्ट होएगी और उसमें एक नया कैरेक्टर आएगा और वो कैरेक्टर होगा पूरी बाबू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो अब हम देखेंगे इसको ब्रेक के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स और ब्रेक, फिर हम देखते हैं कि ये बंदे की वजह से हमारी लाइफ में क्या चेंज हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया या नहीं? मिलते हैं 5 मिनट्स बाद।
बहुत ही बढ़िया। ये कौन कौन है? अश्विनी, शुभम, मधुसूदन। यार तुम लोगों ने और थोड़ा सा सोनालिका को देखो कितना डिटेल्ड समरी हो रही है। वीरेंद्र वेरी गुड, अश्विनी, वैशु, वानी, हेमंत, प्रदीप, रविंद्र, ऋषभ, मधुसूदन, कीर्ति वेरी गुड, भावना, निकिता। मैं तुम्हें नोट्स का मतलब बताऊं? नोट्स का, आस्था, नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब ये होता है कि मेरे नोट्स पर मुझे भरोसा हो जाए। क्या हो जाए सर? भरोसा हो जाए। व्हाट डू यू मीन भरोसा? कि मेरी अगर बुक खो गई, मान के चलो तुम्हारे पास बुक मिलेगी ही नहीं, तुम्हें मिलेगी ही नहीं। हमेशा किसी भी चीज पर ट्रस्ट करो ना, तो पूरा ट्रस्ट करो, या फिर ट्रस्ट वर्दी ढूंढो। तो अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ये फ्रेंड वर्ड आजकल बड़ा सा यूजलेस हो गया जब से फेसबुक पे है। फेसबुक पे मेरे 5,000 फ्रेंड्स है, okay? जानता मैं किसी एक को नहीं हूँ। सो वैसे फ्रेंड्स के मतलब नहीं, फ्रेंड वो होता है कि रात को 3 बजे अगर तुमने उसको फोन किया और बोलो भाई पार्किंग में मिलियो, तेरे भाई पे प्रॉब्लम है, तुम्हारा दोस्त तुमसे पहले बाहर खड़ा हुआ मिलना चाहिए। अगर वो दोस्त नहीं है तो वो दोस्त नहीं है तुम्हारा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंड? सबको समझना है। सो ऐसे दोस्त मत बनाया करो, ओके? जो भैया दिख गए तो दिख गए, नहीं दिख गए तो ऊपर साथ ही मेंटेन होते ना, वैसे नहीं। वैसे होने चाहिए नोट्स। बाई चांस आखिरी 5 दिन में, ओके, तुम्हें बुक ही ना मिले, ओए होए, वीडियोस ही ना हो, ओए होए, इंटरनेट ही खत्म हो गया, ओए होए सर, बस सर, बस सर, अब तुम्हें एग्जाम में जाना है, तो क्या ये उस दोस्त की तरह तुम्हारा सारा काम कर देंगे या नहीं कर देंगे? वो है नोट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? समझ में आ रहा है या नहीं? वरना क्या है सर? वरना क्या होता है सर? वरना सर सोशल मीडिया के जमाने तो हजारों को दोस्त होते हैं। कहाँ वो आता है जो रात को फोन उठाए और बोले प्रवाह राजे तू बैठे रही, ओके, पहली गोली तेरा प्रा खाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं? अगर ऐसा दोस्त नहीं मिला तो क्या फायदा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया कि नहीं? सो पहली गोली यार, ये दोस्ती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो भगवान करे कि तुम्हें ऐसा दोस्त है, ओके, दुआ है, सबको समझना है। ये दुआ है मेरी रब से, तुम्हें दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया कि नहीं? चलो जी, हिटलर साहब को देख लेते हैं। बड़ा नालायक आदमी था, एक नंबर का। जब मैं स्कूल में था तो मेरे को हिटलर बड़ा रोमांटिसाइज करता था। फिर मैंने इसकी बुक्स पढ़ी, इसके बारे में पढ़ा है। बिल्कुल यूजलेस आदमी था, एक पैसे का आईक्यू नहीं था इसको, लेकिन लोग इसको रोमांटिसाइज करते हैं बिकॉज लोगों को जाता जाता है नहीं, तो लोगों को लगता है यार कुछ तो अलग ही होगा, कुछ तो अलग ही होगा, एक बार पढ़ तो लेते हैं। बट हिटलर की वजह से इंडिया का फायदा हो गया, तो हमारा, हम इसको चांस ऑफ लक बोल सकते हैं। सो 1935 के बाद की स्टोरी सुनो। सब लोग रेडी? ये सुनो। सो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में स्टेलमेट चल रहा था। स्टेलमेट मतलब ना आगे बात बढ़ रही थी ना पीछे रही थी, हम लोग फंस चुके थे। तो ये जो स्टेलमेट था ना सर, ओके, इस स्टेलमेट में हमको टूट फूट तो आ नहीं रहा था।
1939 आते आते दुनिया बदल गई। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर दिया। और हिटलर ने तो जो सोच सकता था, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन के पीछे पड़ गया। हाथ धोगे इसका, एनो कैंदन है पाप का गड़ा बनना। सो हिटलर ने कसम खा ली कि अब ना हम लोग, ये इतने थिंकिंग वाले क्यों आ रहे सर? ये देखो, ये बसंत का भी आईक्यू कम है बेटा, तू भी च्यवनप्राश क्या? वो बोले सर अगर पीएससी प्रिपेयर कर रहा होगा तो दोस्त आएगा कैसे? लैग हो रहा है। रुको रुको, तुम नाम लिया करो, है पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम लेते रहते हो मेरे। अब ठीक है, इधर ओके ना? हिटलर बुरा मान गया, हिटलर बुरा मान गया सर, सन में बढ़ रहा। तो हिटलर ने 1939 के वॉर के बाद 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन स्टार्ट हुआ। हिटलर को हमेशा से सबसे ज्यादा नफरत ब्रिटेन से थी। उसको मालूम था कि यूरोप यूरोप चले जाएगा अगर ब्रिटेन चले जाएगा। तो सर ये तो बड़ा ही स्यापा हो गया। क्यों? पहली बार इस पूरी कहानी में इंग्लैंड बैकफुट पे था। प्लस था क्या? जितना ओके ट्राई करते। सो 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन में इंग्लैंड सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और जब इंग्लैंड सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, अरे बाबा समझ में आ गया बच्चा, एक ही कमेंट काफी होता है। तुम लोग कब भीड़ का पार्ट बनोगे? सब लोग बोलो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, फिर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया मेरे भाई। यार कब जाओगे? तुम्हारे अंदर से भीड़ कब निकलेगी? तुम भीड़ से कब निकलोगे और भीड़ तुम्हारे अंदर से कब निकलेगी? यार हो गया, हद हो गई। अरे राजाओं जैसा बिहेव करो यार, थोड़ा तो राजाओं साहब बनो यार, थोड़ा तो राजाओं वाली बातें करो यार, थोड़े तो ऑफिसर क्वालिटी लेकर आओ यार, थोड़े तो ऑफिसर क्वालिटी यार, थोड़ी तड़ी में रहो यार। यू अंडरस्टैंड? थोड़ी तड़ी में रहो यार, थोड़ा लगे क्या मासिस से नहीं बात करे यार, ऑफिसर से बात करे। एक ने कमेंट किया काफी हुआ यार, बाकी लोग चुपचाप से बैठे। अरे शांति से थोड़ी रॉब लाओ यार, रॉब लाओ। ओके, थोड़ा राजाओं जैसे बिहेव करो यार। राजा का मतलब प्रिंसली स्टेट्स होता है, राजा मतलब लीडर होता है। ओके समझ में आया? थोड़ा अक्कड़ में रहो यार थोड़ा। ओके छोड़ो ये भीड़ की बातें यार, बड़ी चीप लगती है। नहीं अंडरस्टैंड? बहुत चीप लगता है, भीड़ लगती है। ओके पढ़े लिखे लोग हो, इंडिया के टॉप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना है, बस करो कमेंट, बस करो कमेंट यार। थोड़ी अक्कड़ में रहो यार, थोड़ी अक्कड़ रहो यार। हम तब बोलेंगे जब कुछ मतलब होगा बोलने का, तब बोलेंगे जब कुछ काम का बोलेंगे, तब बोलेंगे। सिद्धार्थ सर भी बोलेंगे यार क्या लिखा है, कि क्या भीड़ की तरह तुम खड़े हो जाते हो चाय की टपरी पे। ऑलराइट, वो फिर लिखे जा रहे हैं। अजीब लोग हैं यार। दुनिया में इंसान का एटीट्यूड चेंज करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। भीड़ भीड़ ही रहती है, भीड़ मत बनो बच्चे। सो 1940 में ब्रिटिश स्टार्टेड फाइटिंग फॉर सर्वाइवल एंड इंडिया के पास वो लोग आए। नाउ इंग्लैंड को एक और प्रॉब्लम थी। इंग्लैंड को प्रॉब्लम सिर्फ यूरोप में नहीं थी। इंग्लैंड को प्रॉब्लम एशिया में भी थी, इन द ईस्ट एशिया पार्ट। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया जापान आ गया था एज अनदर इंपीरियल पावर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो जापान ट्राइड टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दिस, और इंडिया को जापान ईस्ट से पहले सिंगापुर, फिर बर्मा जिसे म्यांमार बोलते हैं, एंड देन इंडिया, जापान का बिग एम था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? At this stage, England came to India, and Lord Linlithgow को इंग्लैंड ने बोला, लॉर्ड लिनलिथगाउ फ्रॉम इंग्लैंड ने इंडिया को ऑफर दिया, जिसे बोला गया ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर का कॉन्सेप्ट ये था, ऑगस्ट ऑफर का काम ये था, दैट इज कि सपोर्ट अस ड्यूरिंग द वॉर, सपोर्ट अस ड्यूरिंग द वॉर, एंड प्रिंसिपली हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हम तुम्हें आफ्टर द वॉर डायरेक्टली डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तुम्हें क्वेश्चन आएगा
When ये word पकड़ के रखना, when did England principally accept for the first time India to be given a dominion status? ये war था और ये था the August offer which was given on 8th of August of 1940. तो मैं थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि August offer initially accept नहीं किया गया था, लेकिन इनका प्लान ये था that ध्यान से सुनो, क्या देंगे ये हमको? A representative Indian body to frame the न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर। ये क्या है सर? ये आपको अलाउ कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन होती है? एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो बनाएगी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो आपको क्या मिलेगा सर? कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको मिलेगा तो आपको मिलेगी लीगल एंड पॉलिटिकल पावर। लीगल एंड पॉलिटिकल पावर मिलेगी तो आप क्या बनेंगे सर? आप बनेंगे डोमिनियन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood. तो इन अ वे ऑगस्ट ऑफर आपको क्या ऑफर दे रहा है? प्रिंसिपली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप एक डोमिनियन बन जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? फिर क्या हुआ? फिर हुआ था, तेरे वादे पे जिए जाया तो झूठ जाना, इंडिया ज्वाइंस द वॉर। इंडिया ने वॉर ज्वाइन किया, इंडिया इनके लिए लड़ा, इंडिया से मेन गए, मटेरियल गए, सब इंडिया से गया। ओके, मरे हम, गोलियां हमने खाई, युद्ध इनका चल रहा था, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स अचानक भूल ही गए अपना वादा। फिर क्या हुआ? झटका पड़ा। मैंने तुम्हें बताया था जापान को सिंगापुर, फिर म्यांमार, फिर इंडिया पे नजर थी। इतनी देर में एक, फिर क्या हुआ? झटका पड़ा। मैंने तुम्हें बताया था जापान को सिंगापुर, फिर म्यांमार, फिर इंडिया पे नजर थी। इतनी देर में एक ह्यूज पर्सन का आगमन और रोल आया। दैट वाज द ग्रेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद इंडियन नेशनल आर्मी जापान के साथ कोऑपरेट कर रही थी और जापान बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया सिंगापुर में। ब्रिटिशर्स को बड़ी अकड़ थी कि सिंगापुर कभी नहीं हारेगा। वो बोलते थे कि 100 साल का वॉर लड़ दोगे ना तो भी सिंगापुर नहीं हारेंगे। फिर क्या हुआ? फिर ऐसी फोटो आई। कैसी फोटो? ओहो, ब्रिटिश कमांड ऑन द वे टू सरेंडर सिंगापुर। ये फरवरी 1942 में। सपने उड़ गए सर, इनके तो होश ही उड़ गए। सो ब्रिटिशर्स 1942 तक इन्होंने ऑगस्ट ऑफर का जो वादा था उसको बिल्कुल भूल गए, लेकिन फरवरी 1942 में इनके बिल्कुल उखड़ गया। फिर से बोलते, क्या बोलते सर उसको? उसको बोलते सर पैरों तले जमीन खिसक जाना। ओके, फिर क्या हुआ? अब इनको अचानक वादा याद आया। बोला कैसी बात कर रहे हो इंडियंस, तुम्हें लगा हम भूल गए? विंस्टन चर्चिल बोला, ओहो तुम्हें क्या लगा हम भूल गए? उसने अपना एक वॉर कैबिनेट बनाया हुआ था। वॉर कैबिनेट को उसने फटाफट एक्टिवेट किया। बोला जल्दी जाओ, अगर नेताजी की फौज जापानीज फौज के साथ सक्सेसफुल हो गई और इंडियंस ने कोऑपरेट नहीं किया तो भैया पूरा इंडिया जाएगा। तो उसने इंडिया भेजा व्हाट इज कॉल्ड एज क्रिप्स मिशन। क्या भेजा सर? क्रिप्स मिशन। जरा कैलेंडर पे नजर रखना सर। फरवरी 1942 में सिंगापुर सरेंडर हुआ और अचानक इनको मार्च 1942 में अपना सपना याद आ गया। यू आर नोटिसिंग ये हो क्या रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर सारा कैलेंडर था। क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्रोनोलॉजी समझो कि नहीं? अच्छा, एवरीवन हैज अंडरस्टूड? हाँ सर, सो क्रोनोलॉजी समझ गए, सबको समझ में आया? सो ये मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन इंडिया आया ऑफर लेकर। क्या बोले? ध्यान से सुनना, लैंग्वेज पकड़ो क्योंकि तुम्हें एग्जाम भी क्रैक करना है। इट केम फॉर फॉर्मलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑगस्ट ऑफर। ये क्यों आए थे सर? फॉर्मलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑगस्ट ऑफर। बोले कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम, तुम्हें क्या लगा हम ऑगस्ट ऑफर को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे? लो हम लेकर आए, हम तुम्हारे लिए ऑफर लेकर आए हैं, हम तुम्हें बनाएंगे डोमिनियन। वेरी गुड। और इस टाइम हम इसको फॉर्मलाइज करेंगे। ओके, हम एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन सर, फिर लेकिन आए, हाँ, लेकिन ये जो ऑफर है ये सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए और ये मुस्लिम लीग को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? मुस्लिम लीग which was led by Muhammad Ali Jinnah was continuously demanding a separate dominion। मुस्लिम लीग ने बोला जब तुम डोमिनियन दे ही रहे हो ना भाई लोग, तो दो अलग अलग डोमिनियन दे दो। एक दे दो इंडिया और मुझे दे दो सेपरेट पाकिस्तान। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला ऐसा तो होने नहीं देंगे हम, हमें चाहिए एक ही डोमिनियन
और वो होना चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया का। तो वो क्रिप्स मिशन ने बोला कि देखो भाई लोग, तुम लोग है ना पहली लाइन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। हमारा कंडीशन है कि बोथ ऑफ यू मस्ट एक्सेप्ट, बोथ मस्ट एक्सेप्ट। अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, ये ऑफर नल एंड वॉइड हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला जो भी होगा होने दो, हमें अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए। मुस्लिम लीग बोला जो भी हो हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग बोला दोनों डोमिनियंस को अलग अलग पोजीशन दो, ये बोला कि एक ही डोमिनियन दो। क्रिप्स मिशन दोनों को समझाते हुए थक गया, वो शिप में बैठा और लंदन चला गया। इन अदर वर्ड्स, क्रिप्स मिशन फेल्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? सो द कॉन्टेक्स्ट वाज कांग्रेस वाज नॉट हैप्पी विद द प्रिंसली स्टेट्स। तो कांग्रेस बोले कि हम लोग इसलिए खुश नहीं है बिकॉज हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग जो बोल रहा था, मुस्लिम लीग बोल रहा था कि वी वांट अ सेपरेट पाकिस्तान। कांग्रेस के दुख के और भी कारण थे जो कि सही भी थे। क्रिप्स मिशन जो ऑफर लेकर आया था, उस ऑफर में ये भी था कि चाहे तो जो प्रोविंसेस है, जो राज्य है, वो चाहे तो अलग अलग डोमिनियन भी मांग सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दे कैन सीड फ्रॉम इंडिया। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये थैंकफुली जवाहरलाल नेहरू एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पकड़ लिया, क्योंकि ये जाते जाते इंडिया के टुकड़े करने चाहते थे। इसको बोलते हैं बाल्कनाइजेशन। क्या बोलते हैं सर इसको? बाल्कनाइजेशन। वेरी गुड सोनी, इसको क्या बोलते हैं? बाल्कनाइजेशन। तो वो इंडिया को तोड़ के जाना चाहते थे। सो इंडिया इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। दूसरा क्या था सर? दूसरा ये था दैट, दूसरा जो इसमें सीन था वो ये था कि इंग्लैंड एक और चीज बोल रहा था कि हम तुम्हें बाद में पावर देंगे, अभी तुम हमें वॉर में हेल्प करो। कांग्रेस बोल रहा था कि जब हमारा वॉर में मदद अभी हो रही है, तो जो कुछ भी होना चाहिए अभी होना चाहिए। व्हाई आर वी वेटिंग फॉर अ डिलेड थिंग? आइदर वे क्रिप्स मिशन एक बुरी तरह से फेल्ड मिशन है। महात्मा गांधी को बड़ा गुस्सा आया। क्या बात करें? महात्मा गांधी बोले कि जब तुमने हमसे वादा किया था, जब तुमने हमसे अगस्त ऑफर का वादा लिया था, तब तुम लोगों ने अनकंडीशनली हमको एक्सेप्ट किया था कि भैया तुम डोमिनियन स्टेटस ले लो। जैसे ही उसको फॉर्मलाइजेशन का टाइम आया, तुम इसमें कंडीशन रख रहे हो, तुम इसमें लेकिन लेकिन खेल रहे हो। ओके, इसका मतलब है तुम हमको धोखा दे रहे हो। इसका मतलब है तुम हमारे को फिर से घुमा रहे हो। और अब वो वक्त आ गया है जब फाइनली हमको तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि करते कैसे। सो एग्जैक्टली 2 साल की एनिवर्सरी थी 8 अगस्त 1940 को, जब अगस्त ऑफर था। और देखो डेट, 8 अगस्त ऑफ 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया एट बॉम्बे, और उस रेजोल्यूशन का नाम दिया गया और स्लोगन दिया गया, डू और डाई। सो ये डू और डाई का स्लोगन था which led to what is called as Quit India movement. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो एक और बार वही स्ट्रगल आ गया सर। क्या हो गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के फेलियर ने लॉन्च किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो अब मैं बड़े कन्विंसिंगली बोल सकता हूं कि इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल ज्यादातर प्लेसेस में एक लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल था। हैंड्स प्रूव्ड। क्या बोलते सर इसको? हैंड्स प्रूव्ड। मैं जब स्कूल में लिखता था ना, तो बोलते थे प्रूव दिस थ्योरम, तो मैं पहले हैंड्स प्रूव लिख देता था। मैम बोलती थी पहले स्टेप्स तो लिखते। मैंने कहा मैम लास्ट में तो हैंड्स प्रूव ही आना है, तो पहले तो लिख लेते ना हैंड्स प्रूव। ओके, ओहो, ऐसे थोड़ा होता सर, ऐसे ही होता। मैंने कहा यार अल्टीमेटली तो हैंड्स प्रूव्ड ही आना है ना। अच्छा हाँ सर, तो मैं तो उल्टा आंसर लिखना स्टार्ट करता था। मैंने कहा यार हाँ, अरे हाँ मैथ्स ऑप्शनल, हाँ ठीक है ओके। ऑलराइट, सबको समझ में आया या नहीं? 1942 के बाद दुनिया पूरी तरह से पलट गई। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मेरा मानना है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ना प्रोविडेंस से होती है। यू अंडरस्टैंड प्रोविडेंस? यस, डेस्टिनी, प्रोविडेंस पहले से लिखा होता है। इंडिया को आजाद होना था, ओके, समय आ गया था। और जब समय तुम्हारे साथ होता है ना बेटा, तो तुम वहां नहीं मारते बैट जहां पर बॉल पड़ती है। जब समय तुम्हारा साथ होता है ना, तो बॉल वहां पड़ती है जहां तुम्हारा बैट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये वैसे ही होता है। वैसे ही होता है, जब समय तुम्हारा साथ हो जाता है ना, तो सिचुएशन सब ठीक हो जाती है। क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च हुआ, तो इंडिया केम एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन ब्रिटिशर्स। दूसरी बात थी कि ब्रिटिशर्स 1945 के वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते बहुत कमजोर हो चुके थे। ओके, इट वाज वेरी वेरी वीक। Are you understanding this part? So they are really, really weakened.
तो एक बहुत अच्छी मूवी है, उसका नाम शायद लास्ट वाइसरॉय या लास्ट गवर्नर, लास्ट वाइसरॉय है, उसको देखना नेटफ्लिक्स पे, इट्स अ वेरी नाइस मूवी। उसमें तुम्हें दिखेगा कि जब लॉर्ड माउंटबैटन के सारे लोग हमारे लास्ट वाइसरॉय बनने आए, तो जब उनका आवभगत हो रहा था, तो उनके जो ऑफिसर्स थे, स्टाफ थे, ओके, ये रोंदू है ना, देखना नेटफ्लिक्स ने ये सर अलाउड, मुझे तू मत देख भाई, ओके, अच्छा सर तू मत देख भाई, दया कर, ओके, तू पढ़ाई कर भाई, ओके, ऑलराइट। सो ये जो सिचुएशन है, तो इन उन लोग को इतनी प्रॉब्लम थी, बिकॉज प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस, और रादर इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। 6 साल एक वर्ल्ड वॉर चला था, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मतलब 2-3 महीने के वॉर के बाद रशिया यूक्रेन का हाल क्या है ये तुम्हें भी मालूम है, एंड इमेजिन 6 साल एक वर्ल्ड वॉर चला था। सो इंग्लैंड हैड बिकम वेरी वेरी वीक। और एक एज ए सेड कि लाइफ में कुछ प्रोविडेंसेस होती है, कुछ डेस्टिनी होती है, कुछ लिखा होता है माथे पर। इंग्लैंड में वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। विंस्टन चर्चिल, जो कि हीरो ऑफ द ब्रिटिश विक्ट्री था, वो अचानक इलेक्शन हार गया। कैसे हो सकता है सर, ऐसे हो सकता है बेटा। आज तक दुनिया को नहीं समझ में आया कि चर्चिल 1945 में इलेक्शन हारा कैसे, पल्ले ही नहीं पड़ा। इसलिए इलेक्शन पे जो सट्टा मारते हैं ना, उनसे ज्यादा नासमझ कोई नहीं होता, बिकॉज किसी को नहीं पता क्या होता है। और लेबर पार्टी वहां पर जीते, और ये आज तक इलेक्शन पंडित जो बोला जाता है, जो थ्योरी करते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग, उनको ये नहीं समझ में आता कि हाउ डिड विंस्टन चर्चिल, अ ह्यूजली पॉपुलर नेशनल हीरो, फेल टू विन। अब इनको क्या मालूम हमारी किस्मत थी। विंस्टन चर्चिल हारते ही क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बन गया। क्लेमेंट एटली को विंस्टन चर्चिल बहुत, मतलब ये बड़ा, ऐसे तो हमारे काम का था, लेकिन ये बड़ा नॉन ग्लैमरस, नॉन पावरफुल काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर था। तो विंस्टन चर्चिल क्लेमेंट एटली के बारे में बोलता था, ही इज अ शीप इन शीप्स क्लोथिंग। ओके, मतलब ये पूरी तरह से भेड़ है, यू अंडरस्टैंड, ही इज अ शीप इन शीप्स क्लोथिंग। कभी पढ़ना विंस्टन चर्चिल को, रीड अबाउट विंस्टन चर्चिल। बंदा ठीक नहीं था, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी लिखता था वो। सो क्लेमेंट एटली के बारे में बोलते थे दैट ही वाज अ शीप इन शीप्स क्लोथिंग। इसको है ना कॉलोनाइजेशन से बड़ी नफरत थी। ओके, ये बोला ना कॉलोनाइजेशन नहीं चलना। सो क्लेमेंट एटली बन गया और इंडिया की हो गई बल्ले बल्ले। इसने पहले लॉर्ड वेवल को, पहले इससे पहले लॉर्ड वेवल ने, हु वाज द वाइसरॉय, उसने 1945 में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सब लोगों को बिठा के शिमला में बिठाया। उसको शिमला में बिठाया और दोनों को कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई लोग मान जाओ यार, मान जाओ। माने ही नहीं दोनों। क्लेमेंट एटली however was very very firm कि किसी भी तरह से इंडिया को ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए, और व्हाट इज कॉल्ड एज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब तुम्हें बड़ी अजीब सी बात मालूम है, जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता हूँ, जो लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको याद आ रहा होगा कि ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मेड इन इंग्लैंड वर्ड नहीं था, ये मेड इन यूएसए वर्ड था। ओके, ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने, जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 ज्वाइन किया था, तुम कनेक्शन देख रहे हो कहां से कहां आ रहा है, आई यू अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना कैसे होता है। जब यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 ज्वाइन किया था, तो सारी एलाइड पावर्स ने एक एटलांटिक चार्टर साइन किया था, और उस एटलांटिक चार्टर में अमेरिका ने सब लोगों को बोला था कि आफ्टर द वॉर सारी कॉलोनीज को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए। इन अदर वर्ड, सारी कॉलोनीज को आजाद करना चाहिए। क्लेमेंट एटली इसी पॉइंट के लिए 15 मार्च 1946 को उसने सेकेंड कैबिनेट मिशन अपॉइंट किया। क्या किया सर? सेकेंड कैबिनेट मिशन अपॉइंट किया, जिसके 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। और इस सेकेंड कैबिनेट मिशन को, फर्स्ट कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन को ही माना जाता है। तो अगर तुम्हें से कोई नादान परिंदा ढूंढ रहा होगा सर फर्स्ट तो पता है नहीं, सेकंड कहां से आ गया, तो ये सेकेंड कैबिनेट मिशन 1946 में आया, और इसने प्रपोज किया इंडिया में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए which would remain in office till a new government was elected on the basis of new constitution framed by the constituent assembly। क्वेश्चन आएगा तुम्हें फिर से, सर इसका मतलब है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का टाइम आ गया है, और इन्होंने वेहेमेंटली रिजेक्ट कर दिया द डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो वो जो क्रिप्स मिशन की कंडीशन थी वो चलेगा छो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सात दरवाजा खुल गया है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जिन्ना को बोला गया, जिन्ना तुम चलो इलेक्शन में, क्रिप्स मिशन की कंडीशन हो गई, और जिन्ना को उल्टा सीधा ऐसा समझाया भी गया कि हमें ऐसी खबर है कि लगता है तुम ही जीत जाओगे। ओके, जिन्ना मान गया इनकी बात, और इलेक्शंस हुआ टू द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल ओवर इंडिया इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई of 1946। ओके, सो जून एंड जुलाई में इलेक्शंस होने लग गए। इलेक्शंस हुए बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब सर
इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब लोगों ने वोटिंग नहीं करी। अच्छा, किसने वोटिंग करी? तुम्हारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको उन दिनों बोला जाता था मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर हमने नहीं वोटिंग करी ना, तुमने नहीं करी। बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सर हर 10 लाख इंडियंस के लिए, हर 10 लाख इंडियंस के लिए एक सीट थी। ओके, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मैं तुम्हें जब प्रेसिडेंट होगा तब मैं समझाऊंगा इसको कैसे कैसे करते हैं। तब इंडिया की पॉपुलेशन 39 करोड़ थी। 39 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करो, sin थीटा tan थीटा cos थीटा अंडरस्कोर -1 tan थीटा cos स्क्वायर, अराउंड 390 सीट्स। एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे 389 सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ। तुम्हें आता है इतना अच्छा मैथ्स? मेरा देखा मैथ्स तुम्हारा। ओके, मैथ्स ऑप्शनल लोगे तो मुझे याद करना। ओके सर, 389 सीट्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी, जिसमें 296 में इलेक्शन होने थे, 93 नॉमिनेट होने थे। वेरी गुड सर। ओके, नॉमिनेट कौन करेगा? अरे बाबा, वो प्रिंसली स्टेट बोले अपन नॉमिनेट करेंगे। अच्छा, 296 में इलेक्शन हुआ और रिजल्ट आया। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही ध्यान से देख रहा था रिजल्ट, बोला मैं जीतूंगा, तो बोला अभी पता चलेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को आया 208 सीट्स, 73 सीट्स आई मुस्लिम लीग की और अदर्स को मिले 15। क्या हुआ सर? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो जिन्ना साहब का सपना टूट गया, ओके, और जिन्ना साहब बॉयकॉट होकर बैठ गए, बोले मैं नहीं अटेंड करता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर ऐसा कहना था, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। सबको पल्ले पड़ रहा है या नहीं? गॉट इट? यस सर। बट क्या हुआ? अरे तब क्या होना था? ओके, सारा काम हो चुका था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी और 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर ऑफ 1946 को वो दिन आ गया सर। क्या सर? वो दिन आ गया जिसका इतने सालों से इंतजार था। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टुक प्लेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अगर तुम में 1% इंडियन ब्लड है तो तुम्हें समझ में आएगा ये बहुत बड़ी बात थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो ये सेकंड कैबिनेट मिशन की वजह से हुआ था, जिनका काम था टू होल्ड प्रिपरेटरी डिस्कशंस विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स, सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एंड सेट अप एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वेरी गुड सर। फिर क्या हुआ सर? फिर दिल टूट गया। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग तो भी एग्री नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे चांसेस बढ़ रहे थे कि सिविल वॉर हो जाएगा। February 20th 1947 को, जब मैं छोटा सा था उम्र में, तब मैं 2513 साल का था, तो मैंने February 20th 1947 को अचानक रेडियो ऑन किया। क्या बात करो, रेडियो पे क्लेमेंट एटली सुनाई दिया। क्लेमेंट एटली मतलब प्राइम मिनिस्टर। क्लेमेंट एटली अजीब सी बात बोल रहा था। क्लेमेंट एटली बोल रहा था कि February 20th 1947 को क्लेमेंट एटली ने अनाउंसमेंट किया कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, जून 1948 तक टिल तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम करे ना करे, तुम्हारा सिविल वॉर हो ना हो, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, हम जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? यस, इन्होंने खुद नहीं बोल दिया कि हम जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर? यस। सो इन्होंने अनाउंसमेंट की दैट जून 30 1948 को फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, इवन इफ इंडियन पॉलिटिशियन हैड नॉट अग्रीड टू स्टे टुगेदर एट दिस पॉइंट। ये February 20th 1947 को इसने अनाउंसमेंट कर दी। सर धमाका हो गया। हम ना 300 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, 250 साल से, कि कब ये नलायक यहाँ से जाए। लेकिन जब ये जा रहे थे ना, जब इन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट कर दी कि 30 जून को हम जा रहे हैं ना, हम घबरा गए, हमारा चेहरा ही उतर गया। हमने बोला कैसे यार, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी तक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना, अभी तक हमारी आर्मी ही नहीं बनी, अभी तो सिविल वॉर के चांसेस है एंड सो ऑन सो फोर्थ, अभी तो प्रिंसली स्टेट्स और हमारे लफड़े नहीं खत्म हुए। इंडिया वॉज अनप्रिपेयर्ड और उसी वजह से राइट्स और ज्यादा होने लग गए, कंफ्यूजन और ज्यादा होने लग गई। तो ब्रिटिशर्स ने वो खेल खेला जो केवल ब्रिटिशर्स ही खेल सकते थे। उन्होंने अपने बेस्ट मैन को आगे भेजा, जिसे बोला गया लॉर्ड माउंटबैटन। लॉर्ड माउंटबैटन लास्ट वाइसरॉय भेजा गया इन इंडिया। सर इसको क्यों भेजा गया, ऐसी क्या खास बात है? माउंटबैटन की बहुत सारी तारीफें थी। एक तो ये जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के करीब था, ही वाज फ्रेंडली टू बोथ ऑफ देम। दूसरा, लॉर्ड माउंटबैटन रॉयल्टी था। लॉर्ड माउंटबैटन का नेफ्यू वाज मैरिड टू क्वीन एलिजाबेथ। यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? और क्वीन एलिजाबेथ नेक्स्ट हेयर थी, जो कि ऑफ कोर्स क्वीन आज तक भी है। सो राजाओं की बात ना राजा ही सुनते थे, राजा लोग राजाओं की बात सुनते हैं, ऐसा माना जाता है। तो लॉर्ड माउंटबैटन ही वो था जो इन सब लोगों को कॉमन ग्राउंड पे ला सकता था, जिन्ना को, नेहरू को, एज वेल एज टू द प्रिंसली स्टेट्स। सो इन्होंने 3 जून 1947 को सब लोगों को बिठाया और प्रिंसली स्टेट्स को पहले बोला कि प्रिंसली स्टेट्स
अपना अपना रास्ता ढूंढ लो। ओके, हमारी ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म होने को है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि खुद आजाद हो जाओ, इंडिपेंडेंट रहो, या फिर इंडिया पाकिस्तान के साथ में से कोई एक सुन लो। सर पाकिस्तान कहां से आया? हाँ, 3 जून 1947 को पहली बार ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया सेपरेट पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन। बात समझ में आई या नहीं? So पहली बार, the first time Britishers accepted the concept of partition was 3rd June Plan, also called as Mountbatten Plan. और यही माउंटबैटन प्लान को ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट में पास किया इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 5 जुलाई 1947 को पार्लियामेंट में आया। और भाई लोगों ने जो रिकॉर्ड बनाया ना, ओए ओए, इतनी जल्दी इन्होंने धरती पे कुछ नहीं किया होगा। 14 दिन में इन्होंने ये लॉ पास कर दिया। 18 जुलाई 1947 को ये लॉ पास भी हो गया। और इन्होंने अनाउंसमेंट किया 18 जुलाई 1947 को दैट हम लोग 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाएंगे। पूरी बाबो, one shall be called as India, the other shall be called as Pakistan, separated on the basis of Muslim majority, West Punjab, East Bengal, Sindh, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ब्रिटिश बलूचिस्तान एंड एक रीजन जिसे बोला जाता है सिलेक्ट इन असम, पाकिस्तान बन गया, डिवाइडेड बाय व्हाट इज कॉल्ड एज द रैडक्लिफ लाइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सर प्रिंसली स्टेट्स का क्या हुआ? सर कुछ बातें ना ही बोली जाए तो अच्छा है। पाकिस्तान और इंडिया तो सेपरेट हो गया, सब कुछ डिवाइड हो गया। It was the bloodiest partition in world history. और 15 लाख लोगों ने एक दूसरे को स्लॉटर कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने जाते जाते बोल दिया हर डोमिनियन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा। और तुम लोग तब तक ही डोमिनियन रहोगे जब तक तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते थे। जिस दिन तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बन जाओगे सॉवरेन। इसीलिए 1947 से लेकर 1950 तक हम लोग रहे डोमिनियन और उसके बाद हम हो गए सॉवरेन। 1947 से लेकर 1950 तक हमारे पास इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का काम किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया कि अब ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हो गई, तो बेचारे प्रिंसली स्टेट्स कहां जाएंगे? प्रिंसली स्टेट्स का हालत ऐसी थी। ये था निजाम ऑफ हैदराबाद, this is Sardar Vallabhbhai Patel. All the princely states were annexed, कोई प्यार से और कोई like Hyderabad and Junagadh by army action. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? सर इस फोटो में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। Are you understanding? And finally we had जय हिंद। Are you understanding this or not? Very nice. सबको समझ में आया या? So, बहुत लंबी दास्तान थी। ओके, बहुत ही लंबी दास्तान थी। और हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सो बहुतों के सैक्रिफाइस के बाद ये देना है माय फ्रेंड्स, संभाल के रखना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।